हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी में चैप्टर 9 इसे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड तक के ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड इससे जो जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं और जो है न्यूमेरिकल फॉर्मूले तो इसमें नहीं है मेनली, जो है क्योंकि इसमें हम लोग मेनली रूल पढ़ेंगे ना, नियम पढ़ेंगे। तो कुछ हैं इसमें, कुछ हैं जो कि जो फोर्स है उससे रिलेटेड कुछ इसमें जो है फॉर्मूले दिए गए हैं। फोर्स है और जो है मोमेंटम है, इन सबसे रिलेटेड। लेकिन ये चैप्टर एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रूल, इसमें जो थोड़े बहुत फॉर्मूले दिए गए हैं, जो मेनली इसके जो न्यूमेरिकल हैं, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, एंड तक इसे देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। हम लोग ने क्या तीन चीज़ ही के बारे में तो देखा था, स्थिति, उसकी जो स्टेट होती है, उसकी चाल, उसके वेग और उसके त्वरण के आधार पर हमने वस्तु की जो गति थी उसको हमने डिस्कस किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है, कभी नहीं होती है, कभी एक समान होती है, कभी असमान होती है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की थी कि गति का कारण क्या होता है, आखिर गति जो है वो हो किस वजह से रही है। तो जो है इसका तो वो चीज़ तो हमने पता नहीं की। तो समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? तो क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? तो इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। जैसे फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर हमेशा के लिए वह गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। तो ये जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो ये एक जो है अनुमान लगाया जाता था। ऐसी मान्यता तब तक की बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन, इन दोनों ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्प प्रस्तुत नहीं की। तो इन लोगों ने जो संकल्पना प्रस्तुत की उससे ये जो धारणा चली आ रही थी कि उसकी जो है विराम की अवस्था ही मेनली उसकी मूल अवस्था है। ठीक है, तो ये जो है ये अवधारणा भी खत्म हो गई इनकी संकल्पना के द्वारा। तो अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। चाहे हम स्थिर वस्तु उसको गति दे रहे हो या गतिशील वस्तु उसको स्थिर कर रहे हो, तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें इसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। तो ये जो खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की ये जो प्रक्रिया है वही क्या है, बल की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो जो फोर्स लगाया जाता है उसी की अवधारणा पर ये आधारित है, खींचना, ढकेलना और ठोकर लगाना, ढकेलना या फिर ठोकर लगाना। बात एक ही है। ठीक है, तो जो वो होता नहीं है पुश एंड पुल वाला, तो फोर्स को इसी इन्हीं दो ही जो है वर्ड्स हैं उन्हीं से ही तो डिस्क्राइब किया जाता है, पुश एंड पुल। तो अब हम बल के विषय में विचार करते हुए कि विचार करते हैं कि ये है क्या, बल जो है वो है क्या। तो वास्तव में बल को ना तो किसी ने बल को देखा है, ठीक है, ना ही उसे कोई किसी ने चखा है, ना ही महसूस किया है। बस क्या होता है कि जब बल कार्य करता है, जब जो है बल किसी वस्तु पर लगता है, तभी हम मेनली हम उसके प्रभाव को ही महसूस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बल का जो प्रभाव है वो हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर अगर कोई हमें धक्का दे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो है फोर्स कैसे लगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें धक्का दे या हवा ही धक्का दे, मान ली कोई इंसान ना धक्का दे, हवा का खूब जो है तेज़ झोंका ही अगर धक्का दे और हमारी जो स्थिति है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो हमें लगेगा कि हमारे ऊपर फोर्स, तो हम उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है ये जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। तो वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। ठीक है, तो यानी कि फोर्स एक होता है जिसके जो बल है, बल के द्वारा ही कोई वस्तु जो है वो गति करती है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उनमें गति होती है। अगर हम जो है किसी तरीके का अगर बल लगा रहे हैं, तभी किसी भी कोई वस्तु जो है उस पर कोई हम बल लगा रहे हैं किसी भी तरीके का, तभी उसमें जो है मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पे कुछ के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक बच्चा है वो एक ट्रॉली को ढकेल रहा है, ठीक है, तो ट्रॉली के हैंडल पर जो लगाया जा रहा है, तो वो जो ट्रॉली है वो बल की दिशा में गति कर रही है।
अब इस पे बल लगाया जा रहा है तो वो किधर, बल की दिशा इधर है तो बल की दिशा में ये गति करी। उसी तरीके से जब हम दराज को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो हम उसको जो है क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही तरफ उसकी डायरेक्शन भी है। वही अगर हम यहाँ पे देखें कि एक हॉकी स्टिक से गेंद को आगे ठोकर ठोकर लगा रही है, यानी ढकेल रही है लड़की, ठीक है। तो जिधर की तरफ वो फोर्स लगा रही है उधर की तरफ बॉल का मूवमेंट भी है। तो यहाँ पे सीधा से कहें तो ये वस्तुओं को ढकेल कर, खींच कर या ठोकर लगा कर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये पुश और पुल वाली जो कंडीशन है वही जो है मेनली क्या है, फोर्स को डिस्क्राइब करती है। फिर देखिए पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं तो आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज करने या फिर उसे धीमा करने, तो इसके लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। यानी हम किसी वस्तु के वेग का अगर परिमाण बदल रहे हैं या फिर उसकी गति की दिशा बदल रहे हैं तो इसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, बल का प्रयोग करता है, मतलब बल का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग के द्वारा वस्तु का आकार, अभी तक के हम लोग ने यही पढ़ा मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की पुश और पुल वाली जिनके द्वारा हम जो वस्तु हैं उनकी जो गति है उसको हम चेंज कर रहे थे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे। अब वहाँ पे एक और धारणा यहाँ पे जुड़ जाती है बल के द्वारा कि बल का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की आकृति और आकार को भी बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया गया है, स्प्रिंग की मूल अवस्था ऐसी है, जब हम इसको दोनों तरफ से इसको घसीटते हैं, खींचते हैं एक तरीके से देखें तो इसका शेप इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो इसके आकार में चेंज हुआ। वही यहाँ पे एक गेंद है, गेंद का जो आकार है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, गोल है। और हम जब इसको प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो ये कैसा हो जा रहा है, ओवल शेप का हो जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन है कि जिससे वस्तु की फोर्स लगाने पर वस्तु की जो है आकृति और आकार जो है वो दोनों में बदलाव हो रहा है। तो ये देखिए इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट है। तो इसे देखते हैं, इसमें है संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। तो देखिए लकड़ी का एक पिंड है, एक चित्र में दिखाया गया आगे है, ठीक है। उसमें एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार इसमें दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से, दोनों अलग अलग सिरों से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं, एक्स वाले धागे को किसी भी बल के द्वारा खींचते हैं तो पिंड दाहिनी होगी, क्योंकि एक्स किधर है, दाहिनी तरफ जो है एक्स का धागा लगा हुआ है, ठीक है। तो जो पिंड है वो दाहिनी तरफ राइट साइड में जो है खिसकना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को अगर हम खींचें तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम पिंड को दोनों ओर से, वो भी समान बल के द्वारा खींचें, यानी कि इक्वल फोर्स होना चाहिए दोनों ही तरफ, ठीक है, तो उसके द्वारा अगर हम खींचें तो ऐसी दशा में जो पिंड है वो गति नहीं करेगा। तो इस तरह के बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। यानी कि फोर्स लगा भी रहे हैं और दोनों तरफ से, दोनों ही जो साइड्स हैं उनकी तरफ से इक्वल हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, वस्तु में मूवमेंट भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके का जो फोर्स होता है वो संतुलित बल कहलाता है तथा ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं होने देता है। गति की जो अवस्था है उसको ये जो संतुलित बल होता है ये गति की अवस्था को चेंज नहीं होने देता है। तो अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण है। अब यहाँ पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो जो अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग तरीके का अपोजिट जो है अपोजिट हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। अब इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली जो जिस तरफ अधिक बल लग रहा है उसकी तरफ वो उसी दिशा में वो खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। जिधर भी पिंड खिसक रहा हो उधर असंतुलित बल कार्य करेगा। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला जो बल है वो असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तो मतलब एक चीज़, एक लाइन और यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो संतुलित बल होता है वो किसी भी वस्तु की जो गति है उसको परिवर्तित नहीं करता है। वही जो असंतुलित बल होता है वो किसी भी वस्तु को गति प्रदान करता है या उसे चेंज करता है, ठीक है। तो यही जो पिक्चर है इसी की बात की जा रही थी। फिर है कि क्या होता है कि जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यदि वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। इसका रीज़न क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो ढकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। वो जो यहाँ पे जो बक्सा और जो सतह है उसके बीच में एक बल फोर्स कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो जो बक्सा है वो खिसक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो फोर्स क्या है कि जो घर्षण बल है, घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसके फॉर्म में जो है ये फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि जिस तरफ हम जो है फोर्स लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो क्या करेगा, तो वो संतुलित कर देगा सीधा, जितना फोर्स इधर से पड़ रहा है उसको जो है ये बराबर कर देगा। तो इसलिए वस्तु नहीं खिसक सकती है। फिर यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच में। तो ये जो घर्षण बल है वो ढकेलने
ढकेलने में बल को संतुलित कर देता है। ठीक है, जो ढकेलने वाला जो बल है उसको संतुलित कर देता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसक सकता है। फिर नीचे जो पिक्चर में सेकंड में है, इसमें बच्चे फिर बक्से को ज़ोर से ढकेलने के लिए बक्सा फिर से, मतलब कि दूसरी वाली जो पिक्चर है उसमें भी दिखाया गया है कि इसको जो है ये जो बच्चे हैं वो ज़ोर से ढकेल रहे हैं बक्से को, लेकिन फिर भी वो नहीं जो है ढकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले जो बल है उसको संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा ज़ोर से, अब वही मतलब फोर्स लगा ही रहे हैं लेकिन जो सेकंड वाले में लगाया है उससे कहीं ज़्यादा अगर फोर्स से वो ढकेलते हैं, तब ढकेलने वाला जो बल है वो घर्षण बल से अधिक होता है। जैसे ही ढकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है वैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाती है। तो यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा जो है वो खिसकने लगता है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या है, असंतुलित बल जो होता है वो कार्य करता है, इसलिए बक्सा जो है वो अपनी जगह से खिसक जाता है। अब आगे देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं तब क्या होता है। तो पैडल चलाना बंद, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो साइकिल की जो है वो थोड़ी सी थ्योरी चेंज होएगी। तो देखते हैं इसमें क्या बदलाव आता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो होता क्या है, पैडल चलाना बंद करने में, जब पैडल चला रहे होते हैं वो जब तक ही चलाते हैं तब तक ही साइकिल चलती है। जैसे ही हम उसको जो है बंद कर देते हैं साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में, जो घर्षण बल है, अभी जब हम पैडल चला रहे थे तो हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे थे, तो हम घर्षण बल से ज़्यादा फोर्स जो है जब लगने लग जा रहा था तो हमारी साइकिल जो है वो मूव कर रही थी। लेकिन जब हम पैडल चलाना यानी फोर्स लगाना हमने बंद कर दिया तो क्या होगा, अब जो घर्षण बल है वो जो भी, अब ऐसा तो है नहीं कि बस तुरंत रुक जाएगी, उसमें थोड़ी बहुत स्पीड बाकी रहेगी, जो इस वेग है वो उसमें रहेगा। लेकिन क्या है, घर्षण बल अब उस पर हावी होने लग जाएगा क्योंकि इसकी मदद करने के लिए कोई है नहीं। ठीक है, तो इसलिए साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ेगा। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत, अब ये लाइन ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। एक लाइन ये ध्यान रखिए, उसकी बात देखिए, तथापि वह बिल्कुल गलत है। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि किसी भी वस्तु की जो गति है या उसको जो है कंटिन्यूअस गतिशील बनाए रखने के लिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। कैसे, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला जो बल है, वो चाहे बाह्य बल हो या घर्षण बल हो, वो संतुलित हो तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। नेट बाह्य बल वो कार्य ना करता हो जो उस पर जो है जो भी जो बल बाहर से लग रहा है बाह्य बल, और जो उसकी सतहों के बीच में घर्षण बल लग रहा है, वो दोनों बैलेंस्ड हो, संतुलित अवस्था में जब ये होंगे तो अगर वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, जो है संतुलित बल जो है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट उनका जो है ये काम किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही, वस्तु जो विरामावस्था में उसको मूव नहीं कराया जा रहा, बल्कि मूव मतलब मूवमेंट करती हुई वस्तु को कंटिन्यू उसको जो है गतिशील रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हमें संतुलित बल की आवश्यकता होगी। अब वही असंतुलित को भी देख लें, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे ही हम असंतुलित बल लगाएंगे वैसे ही जो है वस्तु का वेग में भी चेंजेस हो जाएंगे और उसकी जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए हम असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और इसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि वह संतुलित बल पर कार्य करता रहेगा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जो भी पिंड है या जो भी वस्तु है, ठीक है, तो उसको उसकी जो गति है या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक वह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि ये बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त वेग से गतिमान रहेगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट रहा है, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगर हम उसको जो है इसमें स्पीड लाना चाह रहे हैं या अचानक से इसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या उसकी दिशा में तब तक परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो जो वस्तु है इसकी गति और इसकी दिशा में तब तक परिवर्तन रहेगा जब तक ये संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। संतुलित नहीं, यहाँ पे असंतुलित बल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी गति और इसकी दिशा में चेंजेस ला रहे हैं। तो चेंजेस कंटिन्यू अगर चल रही है तो संतुलित बल कार्य करेगा, अगर जो है चेंजेस ला रहे हैं तो असंतुलित बल कार्य करेगा। तो अगर ये हम बल हटा लेते हैं तो वस्तु तुरंत रुक नहीं जाएगी, बल्कि जो है वो धीरे धीरे उस मतलब कि जो उसको वेग प्राप्त हुआ, जो वेलोसिटी प्राप्त हुई, उसी से ही वो गतिमान रहेगी।
तो अब यहाँ पे देखिए गति गति का प्रथम नियम। अब यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होएगा कि जो गति है, जो मेनली जो वस्तु गति कर रही है, उसके 3 यहाँ पे नियम दिए गए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं ये भी अभी पता चलेगा। गति का जो नियम है वो 3 है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो आइए देखेंगे कि जो प्रथम नियम है उसकी जो श्रेयदाता है वो है गैलीलियो। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देख करके गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे गैलीलियो गैलीली भी यही बात कह रहे हैं और गति के प्रथम नियम में भी यही बात कही गई है कि जब कोई वस्तु आनत तल, जो इंक्लाइन प्लेन होता है, तिरछा प्लेन जो होता है एंगल बनाता हुआ, ठीक है, तो उस वो जो उस पर जब अगर कोई वस्तु जो है मतलब मूव कर रही है या उस पर से वो गति कर रही है, तो यहाँ पे ये इन्होंने वही देख करके ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक ये कोई वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहती है। उसकी जो एक कंटिन्यू जो उसकी अपनी खुद की स्पीड है उससे वो चलती रहेगी। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो आनत तल से लुढ़काने का मेन काम ही है कि उसके वेग को बढ़ा दिया जाए। फिर है कि अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। तो जो गोली जो आनतल से नीचे गिर रही है वो किस वजह से, असंतुलित जो गुरुत्वीय बल है उसकी वजह से वो जो है वो नीचे की ओर गिर रही है। और नीचे पहुंचते पहुंचते ये एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। नीचे जैसे ये पहुंचती है, ये इसकी वेलोसिटी जो होती है वो एक कंटिन्यू जो वेलोसिटी होगी, निश्चित वेलोसिटी जो होगी, उसको ये प्राप्त कर लेगी। जैसे चित्र में दिखाया गया उसके अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग जो है वो घटता है। ऊपर की ओर आना तल पे जो है सारी वर्किंग हो रही है ना, ऊपर की ओर जब जो है चढ़ती है तो इसका वेग घटता है क्योंकि इसके ऊपर चढ़ने के लिए उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका रीज़न यही है, ये जो ये पीछे नीचे बोला गया था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो सबसे बड़ा रोल तो यहीं पे ही है। अगर ऊंचाई पे कोई चीज़ जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे बड़ा यहाँ पे काम है। तो देखिए जो ये 9.5C में है, दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर से आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। मतलब कहने का है कि गैलीलियो ने ये एक ऑब्जर्वेशन की कि ये उन्होंने तर्क निकाला कि जब कोई गोली है उसको बाईं ओर से छोड़ा जाए, आनत तल से बाईं ओर से अगर हम छोड़ें तो दाईं ओर वो उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी जो है अगर बराबर लेवल पे जो है आनत तलों को रखा गया है, ठीक है, उतनी ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चढ़ेगी जितनी दूर तक कि वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए, किधर साइड के, दाईं ओर के, यानी हमने ये इधर साइड वाला हमने लिया था तो इसके एंगल को हमने थोड़ा धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से हमने कम कर लिया। तो अब ये वाला कर लिया, ठीक है। तो जो ये जो आनत तल है उसके कोण को जब हम धीरे धीरे कम कर लेंगे तो गोली का जो मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। तो अब ये जो गोली है इसको अगर मूल ऊंचाई जो है तय करनी है तो इसे और अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को एकदम शून्य कर दिया जाए तो गोली जो है वो मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। मतलब यहाँ पे मेरे लिए ये कहा गया है कि एक एक दो आनत लिए गए थे, दो आनत तल लिए गए थे, एक तरफ से जब गोली को छोड़ा गया तो जब अगर आनत तलों का जो एंगल, क्योंकि आनत तल क्या होते हैं, तिरछे जो है इंक्लाइन प्लेन होते हैं जो कि एक एंगल बना करके रखे जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से अगर उसे छोड़ा गया और दोनों ही तरफ के जो एंगल हैं वो लगभग इक्वली जो है इसको रखा गया है, तो जिधर से जिस ऊंचाई से छोड़ा गया है दूसरे वाले आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक की वो जो है वस्तु पहुंचेगी, ठीक। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए हमने एक साइड का जो कोण है वो हमने थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है, आनत तल की जो उसका शेप है वो हमने थोड़ा सा कम कर लिया, तब हमने देखा कि वो और स्पीड, मतलब कि अब उसको काफ़ी दूर तक जो है छोड़ाना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे वही जब एकदम ही हमने एंगल जो है वो एकदम ही ज़ीरो कर दिया, एकदम क्षैतिज तल कर दिया, कोई एंगल नहीं है, अब वो आनत तल रहा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी में जब हमने जो है ऊपर से जो गिराया है, एक तरफ तो आनत तल अभी है ही, तो उधर से हमने जब कांच की गोली को जो हमने फेंका तो वो जो है क्षैतिज तल पर लगातार वो चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि गोली पर लगने वाला जो असंतुलित बल है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, शून्य है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु अब जो चल रही है वो अपनी वही इंक्लाइन प्लेन से ही जो भी इसको वर्किंग करनी है वही वो करी। इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता
होती है। लेकिन गोली की जो गति है, मतलब गोली की गति को जो है परिवर्तित करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये जो जवाब है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन गोली की जो गति होती है, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया किस तरीके से, यहाँ पे जब इनको छोड़ा जाएगा, दोनों ही इक्वल है, तो ये डायरेक्ट यहाँ तक जहाँ छोड़ा गया वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो किसी कांच की गोली का आना तल पर नीचे की ओर लुढ़कना, और फिर उसके बाद गोली की ऊपर की ओर गति तथा कांच की गोली की द्विआनत तल पर गति। ये मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें सब कुछ दिखाई गई थी। अब जैसे इन्होंने कहा ना वो गति के बारे में, तो गति के बारे में देखने से पहले हम यहाँ पे जो मशहूर साइंटिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली, इनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता वेरेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे, और तदनुसार जो गैलीलियो हैं उन्होंने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द लिटिल बैलेंस लॉ वेलेंसिटा लिखी। ये एक इनकी जो है बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। तो आर्किमिडीज की जो ये विधि है उसका ही जो है इन्होंने किसने, गैलीलियो गैलीली ने वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी दी मैट में नत समतल, ये इंक्लाइन प्लेन जो होता है, उसके प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया, और यहाँ भी उन्होंने लगातार गणित सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो नत समतल जो इंक्लाइन प्लेन का जो यूज़ किया इन्होंने वस्तुओं की जो कंटिन्यूअस जो गति है उसको जांचने के लिए, तो किसने किया है, गैलीलियो गैलीली ने किया है। तो ये जो गैलीलियो गैलीली हैं वह एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की दूरदर्शियों की जो है श्रेणी विकसित की, जिनकी गैलीलियो गैलीली जो मुख्यतः अगर जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा मशहूर, अगर इनको आपने सुना होगा तो वो दूरदर्शी जो दूरबीन है उसको, उसके लिए जो है ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो है दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्राकृतिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की, लोलक घड़ी की भी संरचना इन्होंने ही की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों के छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा आकाशगंगा के बारे में भी इन्होंने गैलीलियो गैलीली जो है उन्होंने इसका जो है जिक्र किया। तो आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने जो भी उनके प्रेक्षण थे उसके जो रहस्य था उसका उद्घाटन किया। किसके, कि सूर्य पर उपस्थित जो धब्बे हैं उनके बारे में भी जो है गैलीलियो गैलीली ने बताया। इसके बाद है अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग से इन्होंने जो है अपने खुद के द्वारा जो दूरदर्शी बनाया था उसके प्रयोग द्वारा शनि और शुक्र ग्रह की निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के परितः। तो यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा की बिल्कुल विपरीत था। उस समय यही विचारधारा चलती थी कि पृथ्वी ही मेन है जिसमें जीवन पाया जा रहा है, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो इसी के ही चक्कर काटते हैं। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग इसके बारे में थ्योरी दी, फिर एंड में आकर के बहुत से मशहूर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ बताया कि जो है जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों, सूर्य के परितः जो है वो कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी की। तो ये बात गैलीलियो गैलीली ने भी कही है। अब है जो गति को एक रूप एकदम कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बल प्रायः
करना कठिन है। मतलब कहने का है कि इन्होंने वास्तविक अवस्था में अगर शून्य असंतुलित बल जो है देखा जाए तो ये जो असंतुलित बाह्य बल जो है वो प्राप्त करना कठिन है। ऐसा ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जो गति की विपरीत दिशा में जब लगने वाला जो घर्षण बल होता है उस समय इसका यूज होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है और घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप लिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, घर्षण को जो है कम करने का काम करते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह। ठीक है, तो घर्षण को कम करने का ये काम करते हैं। अब है कि न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। जो गैलीलियो ने जो है गति के बारे में जो भी अपना विचार प्रस्तुत किया और बल के बारे में जो विचार प्रस्तुत किया, तो इसको जो न्यूटन है उन्होंने इसको और भी ज़्यादा विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति नियमों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नियम है जो कि न्यूटन ने दिए थे, तो इन नियमों को न्यूटन की गति नियमों के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम में है क्या, गति का जो प्रथम नियम है उसमें प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में समान गति की अवस्था में बनी रहती है। हर एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। कहने का मतलब है, वही दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, अपनी गति की जो अवस्था है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसका विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गति विषयक जो प्रथम नियम है वो उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का मेन यही है कि कोई भी वस्तु हो वो अपनी जिस अवस्था में वो है, ठीक है, उसमें चेंज अगर आ रहा है तो वो अपनी मतलब कि गति की अवस्था में परिवर्तन, जो भी जिस भी स्पीड, अगर स्थिर है तो गति की अवस्था का जो है विरोध करेगी और अगर गति की अवस्था में तो स्थिर होने का विरोध करती है। ठीक है, तो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसका विरोध करती है। यही जो है जड़त्व कहलाता है। इसीलिए जो पहला गति का जो नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया गति विषयक नियम हो गए। पहले नियम के बारे में हमने थोड़ा सा जो है इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। अक्सर करके हम जब मोटर गाड़ी में जब ट्रैवल करते हैं तो जो गति विषयक नियम होते हैं इनके बारे में मोस्टली एक्सपीरियंस वहीं पर मिलता है। जैसे सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। जैसे मोटर गाड़ी चल रही है, ठीक है, और सीट पे हम बैठे हुए हैं तो हम सीट के सापेक्ष, सीट से सटे हुए हम कैसे हैं, विरामावस्था में है। ठीक है, भले ही जो बस जो है वो अपना मूव कर रही है। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। अच्छा, क्या होता है कि हम तो सीट पे बैठे हैं, हम विरामावस्था में, लेकिन क्या होता है कि जो बस है वो मूव कर रही है तो सीट भी उसी के साथ जा रही है। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो बस जैसे ही रुकती है तो सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। तो वो जैसे ही विरामावस्था में आती है, परंतु वो तो विरामावस्था में आ जाती है लेकिन हमारा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। जिस जो मूवमेंट जो हो रहा था वहाँ पे अभी जड़त्व है, अभी वो संभलने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो जो जड़त्व है उसके कारण हमारा जो शरीर है, जो नीचे का उसका हिस्सा है, ठीक है, जो कि उसके टच में था, किसकी, सीट के टच में था, वो उसी स्थिति में बने रहने का जो है मतलब वो उसी स्थिति में बने रहना चाहता है, वही प्रवृत्ति वो रखता है। तो यही कारण है कि अचानक जब ब्रेक लगती है तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो अभी भी वो स्थिर ही रहना चाह रहा है और ऊपर का जो हिस्सा है वो जो है बस के साथ मूवमेंट के साथ जैसे ही रुकी वो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे जो पैनल लगे रहते हैं उससे हम टकरा करके घायल भी हो सकते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बस या कहीं पर भी ब्रेक लगती है तो हमारा जो बॉडी का नीचे वाला जो बस के साथ मूवमेंट में था, ठीक है, तो वो जैसा है वैसे ही रहता है। जो अगर डिस्टर्बेंस अगर होती है तो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है, ये सुरक्षा बेल्ट अगर देखा है। ठीक है, तो इसके विपरीत अनुभव हमें
तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और एक मोटर बस अचानक चल पड़ती है। और ये एक जो है अपोजिट यहाँ पे एक एक्सपीरियंस दिया गया है कि हम अभी खड़े हैं, अभी हम जो है स्थिर अवस्था में, और हम भी खड़े हैं और बस भी खड़ी है, ठीक है। और फिर अचानक से बस चल देती है और फिर हम तुरंत एकदम जो है उस सिचुएशन में तो हम पूरे ही, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो अभी भी उस स्टेट का ही हम जो है मतलब उसमें जो परिवर्तन हुए कि हम हमारा जो अभी बॉडी है वो उसी अवस्था में बने रहना चाह रहा है, लेकिन जो बस चली तो उसका जो है वो विरोध कर रहा है, तो इस वजह से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो पीछे की ओर हम झुक जाते हैं। हमने देखा है, ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे बस आगे की तरफ जब चली तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति में आ जाने से हमारा जो पैर है वो मोटर बस के फर्श के संपर्क में ही रहता है, पैर, ठीक है। और वो जो है जैसे बस गति में आती है वैसे वो भी गति में आ जाता है, परंतु शरीर का जो ऊपरी भाग है वो जड़त्व के कारण इस गति का विरोध कर रहा है, इस वजह से वो पीछे की तरफ झुक जाता है। फिर क्या होती है, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम सभी ने किया है। तो जब वो मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, जब जो है टर्न करते हैं तो हम एक तरफ एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से ही समझा जा सकता है कि हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि क्या है कि हम अभी क्या थे, कैसे थे, सीधे जा रहे थे, हम जिस भी गाड़ी से जा रहे थे हम कैसे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे। फिर अचानक जो टर्न आया और जो है बहुत ज़्यादा टर्न आ गया, फिर उसमें जो हमने मोड़ा तो वो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो सरल रेखीय गति ही चाह रहा था, ठीक है। और जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया वो उस टर्निंग पॉइंट का विरोध कर रहा था, इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो अपोजिट साइड में झुकने लग जाती। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। तो शरीर के जो ऊपर वाले हिस्से का जो जो गाड़ी के संपर्क में अभी नहीं है वो जो है जड़त्व के कारण एक ओर झुक जाता है। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा रहता है। विरामावस्था की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। असंतुलित बल नहीं लगा है और इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब गतिविधि क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। जैसे एक चित्र में दिखाया गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाई। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इस लाइन से आप देखेंगे तभी आपको कैरम वाला समझ में आ जाएगा कि एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है, चेंजेबल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम सभी ने ये कैरम खेला ही है, तो इसमें क्या है, एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर क्या किया जाता है, जो सारी जो मेन जो गोटियाँ होती हैं इसकी, ठीक है, उसको रख लिया जाता है। एक अलग से जो स्ट्राइकर लिया जाता है तो उसको अपनी उंगली से तीव्रता से क्षैतिज, क्योंकि ज़मीनी ही तो झटका दिया जाता है, क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली जो गोटी है उस पर टकराएं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं जितनी इसको जो है वहाँ से जो गीट है उसको निकलने में ज़रूरी है, तो आप देखेंगे केवल नीचे वाली जो गोटी है वही शीघ्रता से ढेर से बाहर आ जाती है, जितनी जो तीव्रता जितनी ज़रूरत है नीचे वाली को निकालने के लिए, तो वो चुप्पे निकल आती हैं, ठीक है। और फिर नीचे वाली जो गोटी है उसके बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियाँ अपने जड़त्व के कारण, क्योंकि बाकी की तो अपनी स्थिति बनाए रखने का वो काम करेंगी ना, तो वो जड़त्व के कारण लंबवत दिशा की ओर गिर जाती हैं। तो आपने ये देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट खड़ी रह जाती हैं, बहुत कोशिश अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हम नीचे वाली गेट को हटाने की कोशिश करते हैं इतनी तेज़ स्पीड में करते हैं तो ऊपर वाली अपनी जो जड़त्व की स्थिति का विरोध करते करते वो एक तरफ पूरी तरीके से झुक जाती हैं, कभी कभी गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल है एक कैरम की गीट का। उसके बाद है दूसरा क्रियाकलाप, देखिए कांच को एक खाली ग्लास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता, मतलब एक कांच का एक खाली ग्लास है जिसके ऊपर एक ताश का पत्ता, वो भी कड़ा ताश का पत्ता रखिए। उसके बाद जैसे चित्र में दिखाया गया उसके अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें और पत्ते को उंगलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। कड़ा है तो वो कड़ा अगर जो है वो पत्ता है ताश का तो उसको हम क्षैतिज झटका देंगे तो फट से वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है,
तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर ग्लास में गिर जाता है। पत्ते को हमने मूव किया, लेकिन सिक्का तो अपने जड़त्व के कारण अपनी स्थिति का जो है, अपनी स्थिति में जो परिवर्तन है उसका विरोध कर रहा है, वो तो खिसकेगा नहीं, तो होएगा क्या, अब उसके लिए कोई स्पेस तो बचा नहीं, तो वह ग्लास में नीचे गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो उसी स्थिति में रहता है, और नीचे जब उसमें कोई स्पेस हट जाता है, मतलब कि स्पेस हो जाता है, तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है अच्छा एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट देखिए, पानी से भरा ग्लास किसी ट्रे पर रखिए। अब ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। होता नहीं है, हम सभी लोग अपने घरों में ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और फिर काफ़ी पिटाई भी होती है घर में, अगर कांच का गिलास हो वो टूट जाए। खैर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रे पे पानी से भरा हुआ ग्लास जो है उसको रख लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको घुमाते हैं, बहुत ही स्पीड में घुमाते हैं। तो देखिएगा कि आप ट्रे को तो घुमाए ले जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो ग्लास है, ग्लास भी जो है कुछ ऐसी सिचुएशन अगर बैलेंस बना रहा, और उसमें रखा जो पानी जो है वो भी बना रहता है, क्योंकि वो तो अपनी स्थिति का जो अपनी जो स्थिर की जो स्थिति है, ठीक है, उसमें वो बना रहना चाह रहा है। और हम मूव किसको करा रहे हैं, ट्रे को करा रहे हैं मेनली। हम देखते हैं कि ग्लास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है, सिर्फ इतना काम होता है। ठीक है, हम उसको पूरा जो ट्रे है हम उसको घुमा रहे हैं, उसको हम घुमा रहे हैं, लेकिन जो ग्लास है वो अपनी जो उसकी स्थिति है उसमें बने रहने का जो है वो प्रयास कर रहा है, और जो मूवमेंट है उसका विरोध कर रहा है। तो अब विरोध कर रहा है तो थोड़ा न थोड़ा उसमें चेंजेस आएगा, तो उस वजह से जो ग्लास है वो लुढ़कने की उसकी कंडीशन आती है, और जो पानी है उसमें भरा पानी जो है वो तो छलकेगा है ही। क्या आप अब समझें कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है, इस वजह से जो है उसमें खांचा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जड़त्व तथा द्रव्यमान। इनर्शिया और जो हमारा जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसके बारे में, जो मास है, मास और इनर्शिया दोनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में देखेंगे। अभी तक दिए गए उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जितनी भी धारणाएं हम लोगों ने देखी उसमें यही पता चला, चाहे वो विरामावस्था में हो या फिर गतिशील। अगर विरामावस्था में है तो गति का विरोध करेंगे, गति की अवस्था में तो विरामावस्था का विरोध करेंगी। ठीक है, तो वे अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, बस इतना ही मेन इनका काम है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। यही जो मेनली इसका जो गुण है कि वो अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती हैं, और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहती हैं। ठीक है, तो यही जो है उसका गुण जो है वो जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी ना और हमें चोट भी लग जाए। ठीक है, क्रियाकलाप में आप नीचे देखेंगे, इसमें हमने अब ये जो हम लोग ने 9.2 में जो क्रियाकलाप किया था उसमें हम लोग ने 5 रुपए का सिक्का लिया था। ठीक है, उसके स्थान पर यदि हम कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने के लिए हम कम बल की आवश्यकता होती है। अब 5 का सिक्का थोड़ा सा भारी होता है तो हमें जो है ज़्यादा बल लगाना पड़ा, और अगर हम कोई और सिक्का अगर हम लेते तो हमें जो है वही काम करने के लिए हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती। तो एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना ही बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन हो। ठेला गाड़ी में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए, वही फोर्स अगर हम रेलगाड़ी में लगाएं तो उसमें ज़रा भी उसमें टस से मस नहीं होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हमें बताए जा रहे हैं उसका देखिएगा कि यहाँ पे जो उसकी गति में कम परिवर्तन रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। ठीक है, ठेला गाड़ी जो है उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी जो है वो अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। आपने देखा होगा कि ठेले का जो मूवमेंट है वो कैसा रहता है और रेलगाड़ी का कैसा रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। ठीक है, इनर्शिया जो है वो रेलगाड़ी जो है उसका ठेला गाड़ी से अलग है, क्योंकि इसलिए आपने देखा होगा कि जो ठेला गाड़ी है वो उसको अगर हमने ज़रा सा भी जो है उसमें फोर्स लगा लिए तुरंत मूवमेंट में आ जाएगी, अपनी जो है स्थिति का वो उतना विरोध करती नहीं है। वही अगर रेलगाड़ी के साथ करें तो उसमें जो है वही अगर उतना ही फोर्स हम उसके लिए यूज़ करें तो वो बहुत ही कम, अगर उसमें मूवमेंट होगा तो बहुत ही कम होगा। तो ये बात इसके लिए तो क्लियर हो गई। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
भारी वस्तुएं जो होती हैं उनका जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। ठीक है, अगर मात्रा के जो है हिसाब से देखा जाए। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये तो हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो जड़त्व क्या होता है, कि वो जड़त्व जो होता है वो किसी भी वस्तु का उसकी जो विराम की अवस्था है और जो उसकी जो है गति की अवस्था है उसका ये विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसकी जड़त्व की माप है, क्योंकि यहाँ पे किसी वस्तु के अगर हम जड़त्व मापना चाहें वो भी मात्रात्मक रूप में, तो हम उसकी द्रव्यमान से ही माप सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई गति का प्रथम नियम, जो कि जिसको हम जो है दूसरा उसका नाम लेते हैं जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। पूरा हम लोग ने अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस कर लिया। इसमें क्वेश्चंस हमने पहले भी ये बात कह रखी है, क्योंकि ये जो 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो इतने लेंदी होते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कम से कम 2 घंटे की तो वीडियो हो ही जाएगी, इसलिए क्वेश्चंस का अलग से जो है उसका वो रखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग खाली लेसन रीडिंग करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। वस्तु क्या होती है? त्वरित हो जाती है, क्योंकि त्वरण का मेन मतलब ही यही है कि वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो त्वरण होता है उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उस पर वो कैसे निर्भर करता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं, क्योंकि निर्भर करने के लिए मेनली जो उस पर बल लग रहा है किसी वस्तु पर, तो उसकी वेग में परिवर्तन होगा, वही त्वरण कहलाएगा। ठीक है, आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। जैसे टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद, जो स्पीड में अगर कोई जो है गेंद आ रही है वो अगर किसी दर्शक को लग रही है तो उसके लगने के बाद उसे घायल वो कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक, अगर ट्रक खड़ा है तो किसी को कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई चोट नहीं आएगी। वही अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी अगर वो ट्रक होगा तभी भी वो अगर किसी को टक्कर मारेगा तो रास्ते में खड़े व्यक्ति की मृत्यु का कारण वो बन सकता है। इतनी कम स्पीड से भी वो मृत्यु का कारण बन सकता है, और खड़े रहने की स्पीड में उसका कुछ मतलब स्थिति में उसका जो है कोई वो नहीं है। एक छोटे द्रव्यमान को वस्तु जैसी गोली को, जैसे एक द्रव्यमान की वस्तु ली गई, एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे कि गोली, उसको अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तीव्र वेग, यहाँ पे देखते जाइएगा कि वेग में चेंजेस का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। जो वस्तु के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो मेनली उसके जो वेट है, ठीक है, और उसके जो वेग है, दोनों पर ही निर्भर करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। त्वरित करने के लिए वही अधिक वेग देना पड़ता है, अधिक वेग के लिए अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। ठीक है, मतलब कि हम यही कह सकते हैं कि किसी की वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। न्यूटन जो थे उन्होंने ही संवेग जो है उसको उन्होंने जो है बताया था कि द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि जो है वो कौन है? संवेग है। किसी वस्तु का संवेग जिसे हम p से डिनोट करते हैं वो उसके द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यानी संवेग जो होता है वो द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। हाँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी संवेग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया? परिमाण और दिशा दोनों। तो जाहिर है संवेग कैसी राशि होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। जो वेग की दिशा, वेग भी सदिश राशि है और संवेग भी सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको इस तरीके से लिखते हैं। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है।
मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी असंतुलित बल के कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बल ही है रीजन जो संवेग को भी परिवर्तित कर रहा है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि टैक्सी वगैरह जो है उसको दूसरी टैक्सियां धक्का दे रही है या कुछ लोग धक्का दे रहे हैं। ठीक है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी ये स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। मतलब कहने का है, अचानक थोड़ा सा धक्का दे दिया और फिर जो है छोड़ दिया तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वही कुछ समय तक के उसको, थोड़ी दूर तक के अगर हम उसको धक्का देते जाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी उस गति पर आ जाएगी, जो उसका मतलब उसका जो इंजन वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर हो गई कि चूंकि हम लोग ने संवेग के बारे में यही देखा कि वो द्रव्यमान और जो वेग है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। तो कार के जो संवेग है उसमें परिवर्तन केवल बल के परिमाण, अब जब बल लगाएंगे तभी संवेग में भी परिवर्तन होगा, तो बल के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उस समय पर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने यही देखा कि थोड़ी दूर तक के जब हम उसको लेकर के जब जाते हैं तभी वो जो है, जो वस्तु है वो रन करती है या वो काम करना स्टार्ट करती है, तो उस समय पर भी वो टाइम ड्यूरेशन भी ज़रूरी है। इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला जो बल है वो उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसको ध्यान रखना है, अगर आप नोट डाउन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। गति का जो द्वितीय नियम है वो ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। प्रथम नियम क्या बता रहा था, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो वो जड़त्व, इनर्शिया और द्रव्यमान के बारे में बात उसने की थी। वही गति का द्वितीय नियम ये बताता है कि वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल है उसकी दिशा में बल के समानुपाती होती है। ठीक है। अब ये जो गति का द्वितीय नियम है इसको हम गणितीय जो गणना है इसको करके हम देखेंगे। ठीक है। कि कैसे ये आया। माना कि n द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक वो एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग जो है वो v हो जाता है। t समय तक उसमें जब एक निश्चित बल F लगाया गया तो उसका जो वेग है वो क्या हो गया, v हो गया। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा, मतलब यहाँ पे है उसका जो प्रारंभिक अंतिम संवेग जो है वो P1 और P2 है। P1 में mu हो गया क्योंकि प्रारंभिक संवेग है, और P2 में mv हो गया क्योंकि अंतिम संवेग है। अब संवेग में हम परिवर्तन देखेंगे। तो संवेग में परिवर्तन जो है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 के। ठीक है, अंतिम से ही तो प्रारंभिक माइनस किया जाएगा, तो इसमें mv माइनस mu कर देंगे, m अलग हो जाएगा, v माइनस u को, m कॉमन है दोनों में इसलिए बाहर कर लेंगे, v माइनस u इधर आ गया। अब ये तो पहला वाला हो गया संवेग में परिवर्तन के लिए। दूसरा वाला है संवेग में परिवर्तन की दर। दर की जैसी बात आएगी वैसे ही टाइम ले लिया जाएगा, तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी कर लिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या है, अब लगाया गया जो बल है, तो संवेग परिवर्तन की दर यहाँ तक ही हुई, लगाया गया जो बल है उसको अब ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ये पूरा जो है ये बल के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो अब यही जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो के कोई भी कांस्टेंट लग जाता है और m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, के जो है उसको अगर हम 1 मान लें तो हम जानते हैं कि ये जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है, वेग परिवर्तन की समय दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो यही तो है वेग परिवर्तन की समय दर। ऊपर वाला वेग परिवर्तन है, नीचे समय दर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के को हम 1 मान लेंगे, के की वैल्यू 1 मान लेंगे तो एफ इजिकल टू एम ए आ जाएगा। तो यहाँ पे वही दिखाया गया, यहाँ ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है, और के एक अनुपातिक जो है स्थिरांक है और जिसका हम वैल्यू 1 मान लेते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक जो है वो किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है।
इस इकाई बल को उस मात्रक के रूप में परिभाषित करते हैं कि 1 किलोग्राम, ये जो है वो उसको इस तरीके से लिया गया है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो इसलिए जो परिभाषित जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब कोई वस्तु है 1 किलोग्राम वाली, वो इतना जो है त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात 1 इकाई बल बराबर के 1 ग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार के का मान भी 1 हो जाता है, और इक्वेशन में जब ए है तो उसको रखा नहीं जाएगा, बाकी जो एम और ए है उनको रखेंगे। ठीक है, तो F इजिकल टू एम है, ये मेन यहाँ पे बल का जो फोर्स का मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ गया। तो गति के जो द्वितीय नियम थे, ठीक है, तो जिसको जो है संवेग परिवर्तन का नियम भी कहा गया है, तो उससे हमने फोर्स का मेन जो फॉर्मूला है उसको निकाला। बल का मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम पे ही रखा गया, इसलिए इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। ठीक है, यही मेन यहाँ इसका जो है मेन अगर पर्पस या जो है मेन इनका जो है जो भी अभी तक हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है उसका सार यही निकलता है कि गति का द्वितीय नियम हमें किसी वस्तु के बल को कैसे नापा जाएगा, कैसे उसको मापा जाएगा, उसकी विधि बताता है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। तो मेनली बस यही है, क्योंकि F इजिकल टू एम है, बल कैसे प्राप्त करेंगे, जो भी वस्तु है उसमें अगर हम बल को प्राप्त करना है तो उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न जो त्वरण है उसके गुणनफल से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम गति के द्वितीय नियम का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करेंगे। तो उसमें दैनिक जीवन में जो हम प्रायः देखते हैं वो कैसे, क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए देखा है? द्वितीय नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे संवेग परिवर्तन भी देखेंगे और साथ ही साथ जो है फोर्स जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। उसको मतलब इस तरीके से उसको बैलेंस कर लेता है कि जिस स्पीड से जो गेंद आ रही होती है उसको थोड़ा सा जो है डायरेक्ट हाथ में लगने की बजाय बल्कि उसको थोड़ा सा और टाइम ले लेता है कि हाथ में आने के बाद थोड़ा सा घुमा करके या पीछे करके जो है उसमें थोड़ा सा वेट कर लेता है कि उसमें स्पीड उसकी कम हो जाए। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अचानक से अगर करेंगे तो इसका वेग बहुत जल्दी ही इसका जो है शून्य हो जाएगा। अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन, जब जो उसका जो वेग है वो जितने जल्दी शून्य होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो और अधिक हो जाएगी। इसलिए जो कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है खिलाड़ी की हथेली में चोट भी आ जाए। ऊंची कूद वाले जो मैदान है उसमें खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों की छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए, गिरने का जो समय है कि डायरेक्ट ज़मीन पर आने के लिए उसका समय जो है मान लीजिए 5 सेकंड में वो नीचे आ जाता, वो 1 सेकंड एक्स्ट्रा कर दिया गया, तब वो ज़मीन पर आ रहा है। ठीक है, तो समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ़ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जब बॉल आती है, आपने देखा होगा अगर आप लोगों ने मैच वैच खेला होगा तो इसमें जब बॉल आती है उसको डायरेक्ट हाथ में नहीं लेते हैं, ताकि डायरेक्ट लेंगे तो जो है उसका संवेग शून्य हो जाएगा। वो जब आती है तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे घुमा लेते हैं, उसके बाद बीच में बैलेंस करते हैं, तब जो है उसको रोकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो है उसको कैच, ताकि जो है उनके जो क्षेत्र रक्षक हैं उसके हाथों पे भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसके उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कहने का है कि अगर हम द्वितीय नियम में जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसे हम गति का जो प्रथम नियम है उसको भी हम गणितीय रूप दे सकते हैं। जैसे द्वितीय जो नियम था उसमें क्या निकला था, F इजिकल टू एम, यही तो फॉर्मूला निकला था। तो उससे हम प्रथम नियम जो है उसको हम कैसे दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे F इजिकल टू क्या था, ये पूरा फॉर्मूला था, एम वी माइनस यू अपॉन टी।
तो अगर हम देखें तो एफ टी इधर ले आए तो एम वी माइनस एम यू ये हो जाएगा पूरा। जहाँ एफ इजकल टू जीरो तो किसी भी समय यानी टी पर वी इजकल टू यू, इसका अर्थ ये है कि वस्तु समान वेग यानी यू से चलती रहेगी। यदि यू शून्य है तो वी भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। और प्रथम नियम यही तो कहता है कि अगर वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो वो अवस्था में ही रहना चाहती है, और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा, अंतिम वेग ये हो जाएगा। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, पहले हम बल को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम कितना रहेगा 2 सेकंड, फिर उसके बाद अगर हम टाइम 5 सेकंड कर देंगे तब आरोपित किया 5 सेकंड तक के अगर इस बल को आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग, यानी सेकंड कंडीशन में हाँ अंतिम वेग, पहली कंडीशन में बल की मात्रा ज्ञात करेंगे और सेकंड में अंतिम वेग, तो वही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि u इजकल टू क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v इजकल टू 7 मीटर पर सेकेंड, t इजकल टू 2 सेकेंड दिया गया और m इजकल टू 5 kg दिया गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन जो है वो हम जानते हैं क्या है, f इजकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो इसी में ही हम मान रखेंगे। तो देखिए f की जगह जो m है वहाँ पे हम 5 kg रख देंगे, और v की जगह 7 मीटर पर सेकेंड और जो है माइनस 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2s। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 10n। ठीक है, अब अगर 5 सेकेंड t इजकल टू 5 सेकेंड अगर हम रखें तब बल लगाया जाता है, तो समीकरण 9.5 को पुनः लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें मेन अंतिम वेग प्राप्त करना है, तो हम यहाँ से जो u माइनस वी था उसको हम उठा करके इधर कर लेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था f, ठीक है, इजकल टू m v माइनस यू और अपॉन टी, यही था। टी इधर चला गया, तो जब टी इधर चला जाएगा तो इसके नीचे देखिएगा, एक मिनट, तो हम एफ टी कर देंगे साथ में, और इधर क्या हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो यहाँ पे माइनस में u है तो इधर जाएगा बराबर के इधर, तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी तो कि m जो है वो इधर साइड में मल्टीप्लाई में था तो नीचे आएगा अपॉन में हो जाएगा। कैसे था, तो m जो है वो मल्टीप्लाई में था तो इधर जो है वो किस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f हो जाएगा, t अपॉन में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, m मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ जाएगा, और इधर बचा क्या v माइनस u माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एफ टी अपॉन m और प्लस u इजकल टू v, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे, तो जैसे यहाँ पे u f m और t का मान रखने पर अंतिम वेग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब u का मान रख देंगे f t का m का, तो हमारा जो अंतिम वेग आएगा वो v इजकल टू 13 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। जैसे 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से, ठीक है, तो दर से त्वरित करने, क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू है, त्वरण की वैल्यू दी गई है, त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस में बल अधिक लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में है, समीकरण वही वाले हैं, यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एफ इजिकल टू एम ए वाला यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी गई थी इसलिए हम m1 m2 कर देंगे और a1 a2 कर देंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे m का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग दिए गए थे ना, वेट दोनों वस्तुओं का अलग अलग दिए गए थे, तो m1 2 kg हो जाएगा, a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m2 4 kg और a2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी अब फोर्स भी है वो भी f1 f2 हो जाएगा, तो f1 इजकल टू m1 a1 और जो है इसकी वैल्यू रख देंगे 2 kg इंटू m5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो 10 जो है न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, 5 2 10। उसके बाद F2 में M2 A2 4 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 2 8 8 न्यूटन आ गया।
अब हमने यहाँ पे यही चीज़ देखा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर ऐसे ऐसे वैल्यूज़ अगर इनकी दी जाए तो किस में जो है अधिक बल लगेगा, किस वेट वाली जो वस्तु है जिसको अगर इतने उससे जो है त्वरित किया जा रहा है तो किस में अधिक बल लगेगा। तो हमने देखा कि जो बल है वो F1 वाली जो है, जिसमें जो कि कम वेट की है, ठीक है, और कम वेट की अधिक वेग से चल रही है तो अधिक त्वरित हो रही है, तो इसमें जो है वेट उसमें बल जो है वो अधिक लग रहा है, ठीक है। और वही जो अधिक वेग वाली है उसमें बल जो है वो कम लग रहा है, तो इसलिए F इज़ ग्रेटर देन F2, F1 F2 से बड़ा है। अतः 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। यही यहाँ पे जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि एक कार उसको 108 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की गति से एक कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की जो गणना है, कार पर ब्रेक जब लगा दिया गया उसके बाद लगने वाले बल की गणना करें, और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो कार का प्रारंभिक वेग कितना हुआ, 108 किलोमीटर पर आवर, और हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो इसलिए हम इसको पहले चेंज कर लें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और वही 1 घंटे में तो 3600 सेकेंड हो जाएंगे, 60 सेकेंड, और 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, और जो है 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 60 36,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, इन दोनों का ज़ीरो इन दोनों से कट गया, ठीक है, और ये 36 आ गया अपॉन में 36, और यहाँ पे कितना आ गया, 1080 आ गया। अब उसी से ही जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तथा कार का जो अंतिम वेग है वो v इजकल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अंतिम वेग के बारे में तो बताया ही नहीं गया है, क्योंकि अंतिम वेग क्या है उसका जो है अभी कोई जो है वो नहीं इसकी दी गई, अभी रुकी कहाँ है वो, बस खाली इतना जो है दिया गया है कि ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर तक की वो चल रही है, ठीक। कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम दिया गया है, और कार को रोकने में लगा समय जो है वो 4 सेकेंड है, तथा समीकरण जो 9.5 दी गई थी उससे ब्रेक लगाने वाले बल F का परिमाण क्या होगा। तो हमारा जो 9.5 में जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इजकल टू mv माइनस यू अपॉन टी, उसी में इतने द्रव्यमान की बात की गई है। तो इसमें अगर हम मान रखेंगे तो फिर निकलने की इसके चांसेस हैं। तो देखिए 1000 m की जगह हमने 1000 किलोग्राम रख दिया, ठीक है, और v की जगह हमने 0 रखा, माइनस u की जगह 30 रखा, सॉल्व करने के बाद 30, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन 4 सेकेंड हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखा कि ऊपर ये जो 30 माइनस में इसको हम 1000 से जब इसको माइनस करेंगे, सॉरी माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 30 का जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 7500 आएगा, और किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 30 किस में था, माइनस में था, ठीक है। तो और और हाँ 7500 क्यों आएगा, रुकिए 1 मिनट, ये तो सॉल्व करके पूरा बताया गया, 1 मिनट। जब हम 1000 से 30 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3 1 3 तो 30,000 आ जाएगा, 30,000 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यही जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि -30 लिया गया था। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में आरोपित है, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का जो मतलब है वो भी बताया गया है कि जो ब्रेक के द्वारा जो लगाया गया बल है ब्रेक के द्वारा वो क्या है, गाड़ी की गति, जिस गति में गाड़ी चल रही है उसकी विपरीत दिशा में आरोपित हुआ है ताकि वो रुक सके, इसलिए जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, इसलिए इसका माइनस लिया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट में और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो आइए देखते हैं। समीकरण यहाँ पे हम लेंगे F इजकल टू एम ए वाला। हालांकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि हमें द्रव्यमान दिया नहीं गया है, हमें बस क्या करना है, द्रव्यमान को बराबर करना है, इसलिए हमको खाली फॉर्मूला लेना है। तो हमने क्या किया कि F इजकल टू एम ए को M इजकल टू F अपॉन ए कर दिया है। तो चूंकि 2 दिए गए इसलिए M1 और A1 हो जाएगा। बल ए की ही वैल्यू दी गई इसलिए बल में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बल वही रहेगा। उसके बाद है
ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो M2 जो है वो F/A2 ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे A1 जो है वो कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। A2 है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F=5N दिया गया है। इस प्रकार M1 फॉर्मूले में अब पुट किया जा रहा है, तो 5N/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जो हमने सॉल्व किया 0.50 किलोग्राम आ गया। ठीक, नेक्स्ट है ये किलोग्राम क्यों आ गया, क्योंकि जब हमने इसको जो न्यूटन यहाँ पे जो दिया गया है इस यूनिट को भी ओपन कर दिया है, तो जो जो यूनिट इसमें से कट गई होंगी वो जो है वो अपना कट गई हैं, और जो बचा है वो फिर फाइनली क्या बचा है, किलोग्राम बचा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब M2 की वैल्यू रखनी है 5N/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी जब हमने 20 से सॉल्व किया तो 0.25 आया। ठीक है, तो ये जो है 25 आएगा और ये 0.25 हो जाएगा किलोग्राम। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाता है, और हाँ एक चीज़ और भी तो बची कि भाई यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो आंसर भी तो केजी में रहेगा, ये भी है। ठीक है, तो अब पूरा जो द्रव्यमान है वो क्या हम करेंगे, तो पूरे द्रव्यमान को M1 M2 दोनों निकल आया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों ही को यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसलिए दोनों ही को मिला देने के बाद मतलब ऐड कर देना है, तो इसलिए 0.50 kg प्लस 0.25 kg इजिकल टू 0.75 kg। ठीक है, अब पूरे द्रव्यमान M पर 5N बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण, पूरे द्रव्यमान M पर जो 5N बल द्वारा जो उत्पन्न त्वरण किया गया वो क्या है, A=F/m। तो यहाँ पे F की वैल्यू हम रखेंगे 5N/m की 0.75, तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना त्वरण उत्पन्न किया गया, पूरा जो भी द्रव्यमान है दोनों ही पिंडों का मिला करके उसमें जब इतना बल लगाएगा तो त्वरण इतना उत्पन्न हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ, यहाँ पे नीचे समय ग्राफ दिया गया है, उसमें दिया गया है। ठीक है, गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा जब हम इसको विरामावस्था में लाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये समय जो है वेग समय ग्राफ दिया गया है, और इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जो वेग है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और हाई वेलोसिटी के साथ धीरे 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 ये घटता चला जा रहा है और फिर एंड में आकर के ये शून्य हो गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, नीचे देखिए। इसके लिए हमें क्या करना है, गेंद का जो प्रारंभिक वेग कितना लिया गया है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण गेंद का जो वेग है वो 10 सेकेंड में शून्य हो जाता है। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है। देखिए यहाँ पे जो एक सीधी रेखा, ये जो शून्य होने की कंडीशन है वहाँ पे कोई जिगजैग वाली पोर्शन नहीं दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है से, यहाँ पे जब इसका वेग जो था वो 20 था, तो 10 सेकेंड के अंदर अंतर्गत ही, मतलब 10 सेकेंड ही बस जो है ये हुआ और ये शून्य हो गया। ठीक है, जो वेग जो था, तो उसी की बात तो यहाँ पे ये बताई गई है। तो हुआ ये कि इससे यही स्पष्ट हुआ कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है, क्योंकि वेग समय ग्राफ कैसा आ रहा है, एक सीधी रेखा आ रहा है। तो इसलिए त्वरण जो है A=V-U/T। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये जो V जो है वो 0 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि V के बारे में तो हम अभी जो है कोई क्लियर ही नहीं है कहाँ जा कर के रुका होगा। और जो प्रारंभिक वेग है वो -20 सेंटीमीटर जो है पर सेकेंड दिया गया है, अपॉन समय भी 10 सेकेंड दिया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 10⁻20 और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर उसके बाद नीचे से इसमें 0 पॉइंट, अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, ये किस में चल रहा था, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चल रहा था। आंसर हमें किस में रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जब मीटर पर सेकेंड में छोटे से बड़े की तरफ जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो वो भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो गेंद पर लगा घर्षण बल जो है वो F=ma, घर्षण बल की बात की जा रही है। तो F=ma 20/1000 kg इंटू -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/1000 kg, क्योंकि गेंद पर लगा घर्षण बल पूछा जा रहा है, और फिर उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये जो यहाँ पे निकला था। ठीक है, त्वरण, तो टोटल जो फोर्स है वो कितना, यही तो, ये तो वेग परिवर्तन की दर पूरी है ना। तो टोटल जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो है 0.004 न्यूटन, वो भी माइनस में, जब इनको सॉल्व करने पे करते हैं।
तो ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं था, बस खाली मेनली हमको क्या, गेंद पर लगा जो घर्षण बल है उसी को ही निकालना था। द्रव्यमान हमें देना था, द्रव्यमान गेंद का कितना होगा, तो 20/1000 kg कर दिया गया, और त्वरण हमने निकाल लिया था, तो दोनों को रख करके हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो है कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। गेंद की जो गति है वो जिस तरफ वो गति कर रही थी उसके जो है विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब जाहिर सी बात है सेंटीमीटर को मीटर में हमने चेंज किया, तो जो ग्राम है उसको भी तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट नियम है, तीसरा नियम है गति का, तृतीय नियम। इसमें क्या है, पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। पहला वाला तो यही बताता है ना, वस्तु की स्थिति में उसकी गति में परिवर्तन लाना, और दूसरा वाला ये बताता है कि जो है बल को मापने की विधि हमें कैसे प्राप्त होएगी। अब तीसरा क्या बता रहा है, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही तात्क्षणिक, तुरंत ही जो है दूसरी वस्तु जो है वो भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल वाली प्रोसेस चल रही है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में सदैव समान होते हैं लेकिन दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में कार्य करता है, हमेशा जोड़े में कार्य करता है। तो ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये जो बल होते हैं ये दो अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं उन पर कार्य करते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जब फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं तो हम विपक्षी टीम का जो खिलाड़ी होता है उससे हम टकरा जाते हैं, और इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, वो उनको धक्का दे रहे होते हैं, वो उनको धक्का दे रहे होते हैं। ठीक है, तो बल लगाते हैं अतएव दोनों ही खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है दोनों को ही। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का जो अस्तित्व नहीं होता है। यही यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एकल बल होता है, यानी एक ही तरफ से जो है अगर फोर्स लगाते रहें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, दोनों तरफ से जो है वर्क होना चाहिए। ठीक है, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं, और इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो जो गति का तृतीय नियम है वो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बताता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया के बल के बारे में बात करता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं हैं, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में अभी हम नीचे देखेंगे। तुला बी का स्थिर सिरा जो है वो दीवार से जुड़ा है, जबकि तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया गया है। तुला जो बी है उसका सिरा जो है वो दीवार से जुड़ा है, और ए पर जो है वो बल लगाया जाता है। तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा ए पर लगाए गए बल के परिमाण की समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मतलब गति का तृतीय नियम हमको यही तो बताता है कि जो है किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी के समान, किसी भी क्रिया के लिए जो है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो लेकिन उसी के समान हो, लेवल बराबर होना चाहिए। यद्यपि ये अवश्य यदि याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर जो बात हुई थी वहाँ पे क्या बात हो रही थी, देखिए ये बी वाला जो सिरा है वो फिक्स है। ठीक है, वही जो ए, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, वही जो ए वाला जो सिरा है वो पुश एंड पुल किया जा रहा है। तो वही यहाँ पे दी जा रही है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो समान तथा विपरीत होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना विपरीत है। तो माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं, ठीक है, और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है, आपको स्पीड मिल जाएगी। ये कौन सा बल है? क्या ये पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या ये बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे ढकेलते हैं। हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो पृथ्वी की जो सतह होती है इसको हम अपने पैरों से पीछे की तरफ ढकेलते हैं।
सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जब आप सड़क पर आप जो है पीछे की तरफ आप धक्का देते हो, तो सड़क भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स वो भी विपरीत दिशा में लगाती है, तभी जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब साइकिल चलाते हैं तो मान लीजिए हम पैडल नहीं मार रहे हैं, तो पैडल नहीं मार रहे हैं, जब पैरों से ही जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पैरों से पीछे की तरफ धक्का देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। ये जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब हालांकि इनका मान तो इक्वल होता है, इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा समान होती हैं, फिर भी ये जो बल होते हैं वो एक समान इक्वल जो है, अगर इसका परिमाण दिया जाए तो एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। हर एक बल जो है वो अलग अलग जो द्रव्यमान है उसकी वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। बंदूक से अगर हम गोली छोड़ते हैं तो बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक जब बंदूक द्वारा गोली पर जब जो है आगे की तरफ बल एक लगता है, तो बंदूक पर भी गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, तभी इसकी बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। जब हम गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि हम पीछे की तरफ धक्का, हम ऐसा झटका लगता है। एक तो गोली आगे की तरफ, गोली को झटका दिया जरा वो आगे की तरफ चली गई, तो हमको उल्टा झटका पीछे की तरफ भी लगता है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। बंदूक का जो त्वरण होता है वो जो है ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू गोली का। गोली अपनी तरफ से जितना धक्का दे सकती है वो उतना पूरी तरीके से देती है, हालांकि उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ज़्यादा है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रभावित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। जब नाविक जो है वो आगे आगे की ओर कूदता है, ठीक है, तो नाव पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। तो यही चीज़ तो होती है भाई। देखिए, जब हम पतवार से पानी पीछे फेंक रहे होते हैं तो हम आगे का पानी पीछे फेंक रहे होते हैं, और जो है फोर्स हम पीछे की तरफ लगा रहे हैं, वही पीछे वाला जो पानी है वो हमें, जो हमारी नाव है उसमें आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का ये जो है वो दिखाया गया। अब यहाँ पे जैसे गोली पर लगने वाला त्वरित बल दिखाया गया है, और बंदूक पर आरोपित प्रतिक्षेपित बल, ये दोनों ही जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये नाव का दिखाया गया है एक बार फिर से, कि नाविक जो है वो आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। नाविक जो है वो आगे की ओर कूदने की स्थिति में, नाव जो है वो पीछे की ओर गति कर रही है। नाव पीछे की ओर गति कर रही है और नाविक जो है वो आगे की ओर क्या कर रहा है, कूदने की जो है कोशिश कर रहा है। इसके क्रियाकलाप देखिए। दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसे चित्र में दिखाया गया। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। ठीक है, वो सॉरी, मतलब लपकते हुए खेलने को कहें थैले के साथ। खेलने के लिए कि खोलने को। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक ताक्षणिक बल का अनुभव करते हैं? या एक दूसरे को जो है फेंक रहे हैं ना, वो देने का काम कर रहे हैं। आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें, यानी एक दूसरे को फेंक करके दें, तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। तो ये जो है ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए। आगे देखिए। अब दो बच्चों को किसी गाड़ी पर खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर, मतलब अब एक गाड़ी जो है उस पर दो बच्चे खड़े हो जाएं और जो अन्य बच्चा है, दूसरा बच्चा जो है वो दूसरी गाड़ी पर खड़ा हो जाए। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। जिसपे ज़्यादा जो है ज़्यादा वेट है वो अलग त्वरण उत्पन्न करेगा, जिसपे कम है वो अलग। तो इस क्रिया में दिखाई गई जो गाड़ी है वो 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होता। जो स्केट बोर्ड जो है पहन करके वो इतना पतला होता है ना उसका पूरा वो, और वो जो है स्केटिंग करते रहते हैं, तो वही यहाँ कहा गया स्केट बोर्ड जो है वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। अगर देखा जाए तो स्केट बोर्ड से बहुत ही एक्सपीरियंस जो होंगे वही सीधी रेखा में गति कर पाएंगे, अदरवाइज इसको राउंड राउंड जिग जैग ही जो है वो ईजिली गति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण, क्वेश्चनिंग हेडिंग।
तो नेक्स्ट हेडिंग है संवेग संरक्षण का नियम। माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें हैं ए तथा बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है। एक ही सरल रेखा में ये अपना कार्य कर रही हैं, ठीक है। सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही हैं तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, ठीक है। तो दो वस्तुएं हैं जो है एक सरल रेखा में एक जो है अपने जो वेग दिए गए उससे गति कर रही हैं, उन पर जो है कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अपने ही वेग से कर रही हैं। माना यू ए इज ग्रेटर देन यू बी और दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं। जो वेग है वो ए वाले का ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बी वाले के, लेकिन दोनों गेंदें जो है वे एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि टक्कर का समय टी है। इस क्रम में गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती हैं और गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती हैं। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और गेंद बी का वेग क्रमशः यू ए और यू बी है। तो ये देखिए, ये एम ए है, ये एम बी है। इनका जो है एम ए का जो है जो वेग है वो एम बी की तरफ है और जो एम बी का यू ए जो है एम बी की तरफ है और यू बी आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये अपना जो है ये चल रही होंगी अपने अपने जो उनकी जो भी इनका मोशन होगा, ठीक है, उससे अपने वेग से चल रही हैं, क्योंकि बाह्य बल कोई नहीं लगाया जा रहा है। उसके बाद जब इनकी टक्कर होती है, तो जब ये टक्कर होती है तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो ये इनके ऊपर एफ बी ए लगा रही है और ये इनके ऊपर एफ ए बी लगा रहे हैं। तो जब टक्कर हुई तो फिर क्या हुआ कि एम ए और एम बी, तब इनकी जो ये वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी। पहले शुरू में यू ए यू बी थी और दोबारा में टक्कर के बाद जो है वो वी ए और वी बी हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण। तो देखिए, गेंद ए का संवेग टकराने के पहले और बाद में क्रमशः एम ए यू ए और एम ए वी ए होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर या बल जो है वो यहाँ पे एफ ए बी टकराने के समय होगी, यानी एम ए इजकल टू यू ए माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। उसी तरह गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर या एफ बी ए जो है वो टकराने के समय एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी होगी, ठीक है। तो ये जो है दोनों सिचुएशन यहाँ पे दिखा दी गई, टकराने से पहले और टकराने के बाद। और आप जानते हैं कि ये एफ वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया जो बल एफ बी ए एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। अतः एफ ए बी इजिकल टू माइनस एफ बी ए। अब माइनस एफ बी ए क्यों है ये भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एम ए दोनों का ही फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। तो इनका भी ये जो है यू ए माइनस सॉरी वी ए माइनस यू ए अपॉन ए और ये एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अतः एम ए यू ए, अब इनका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे एम ए का यू ए से। देखिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यू वाले हैं वो एक तरफ कर ले और जो वी वाले हैं वो एक तरफ कर ले। तो एम ए वी ए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एम ए यू ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन टी। टी से टी कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एम बी वी बी हो जाएगा और एम बी यू बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एम ए है एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी यू बी, ये दोनों जो है माइनस में थे और पूरा पूरा जब इधर आए तो ये किस में हो गए, प्लस में हो गए, ठीक है। वही एम ए वी ए और माइनस एम बी यू बी जो था सॉरी वी बी जो था, तो यहाँ पे जो वी ए वाला जो था वो यहाँ पे जो है प्लस में था और ये जो वी बी है वो ये पूरा पोर्शन इसका माइनस में हो रहा होगा ना, वो इधर आके प्लस में, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है यहाँ पे आके जुड़ गए दोनों अलग अलग, ठीक है। फिर आगे जब इनका जो है एडिशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है। तो टकराने के पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टकराने के बाद कुल संवेग, क्योंकि यहाँ पे पहले का जो कुल संवेग है और बाद का जो कुल संवेग है उसी को ही दिखाया गया। टकराने के बाद कुल संवेग जो है एम ए वी ए और एम बी वी बी है। इक्वेशन में हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो दोनों गेंदों का जो कुल संवेग है वो बदलता नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। मतलब बाहर से जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का जो कुल टोटल जो संवेग है वो क्या होता है, वो या तो चेंज नहीं होता या फिर वो संरक्षित रहता है, ठीक है। इस प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में वेग जो होता है वो चाहे टकराने के पहले हो चाहे टकराने के बाद हो वो इक्वल रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।
और इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। टकराने के बाद भी टकराने के बाद उसमें कुछ चेंज हो जाए, इसके द्रव्यमान में कुछ चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पहले रहता है वैसे ही बाद में भी रहता है। तो क्रियाकलाप के आधार पर एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है कि एक बड़े आकार का गुब्बारा, जैसे बलून है, उसे ले लें तथा इसे पूरी तरह से हवा भरें और इसके मुंह को धागे से बांधें। फिर इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाली टेप की सहायता से, जैसे चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार, एक स्ट्रॉ या प्लास्टिक की पतली नली लगाएं। स्ट्रॉ के बीच से एक धागे को पार कराएं। स्ट्रॉ के बीच से एक धागे को पार कराएं जिसके दोनों सिरों को दीवार पर चित्रानुसार लगाएं। ठीक है। तो अब क्या करना है, गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। ठीक है। और अब गुब्बारे से भरी जो हवा है उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। तो स्ट्रॉ या गुब्बारे की जो गति है, गति की दिशा का अवलोकन करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये गुब्बारा है जिसको जो है यहाँ पे पैक कर दिया था, उसके ऊपर टेप की सहायता से स्टॉक लगाया जिसके बीच में धागा जो है दोनों तरफ ले जा करके हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद इसको खोल दिया। अब दोनों की जो है स्थिति देखनी है। हवा यहाँ से निकल रही है, गुब्बारा है, अब दोनों की स्थिति देखनी है कि इनका जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ है, स्ट्रॉ का मूवमेंट जो है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो क्रियाकलाप है वो यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। अच्छे कांच की एक परख नली, टेस्ट ट्यूब लें तथा उसमें थोड़ा पानी डालें। परख नली के मुख पर एक स्टॉप कॉर्क लगा दें। दूसरे में है कि, और जैसे चित्र में इसमें भी दिखाया गया उसके अनुसार, आप परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर, दो धागों के द्वारा धागों में बांध करके स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करें जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित ना हो जाए तथा कॉर्क बाहर ना आ जाए। हम पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। ऊपर हमने ये देखा कि जो स्ट्रॉ है, वो बलून से जो हवा है वो दूसरी तरफ निकल रही है, स्ट्रॉ का जो मूवमेंट है वो दूसरी तरफ है। वही यहाँ पे परख नली का भी देखिए। तो इसको गर्म किया जा रहा है और इसको तब तक ही गर्म किया जाएगा जब तक कि ये जो कॉर्क है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है। दोनों का मूवमेंट अलग अलग है। तो कॉर्क तथा प्रक्षेपित परखनली के वेगों में अंतर का भी अवलोकन करें कि आखिर हमें यहाँ पे मिली यही अवलोकन करना है कि जो कॉर्क है वो किधर साइड से निकल रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक गोली है 2 किलोग्राम का एक पिस्टल है, उससे 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से छोड़ी जा रही है। तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग जो है उसको हमको परिकलन करना है। तो गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान कितना है, m1 इजकल टू 20 ग्राम, जो अगर केजी में करेंगे तो 0.02 ग्राम केजी हो जाएगा। पिस्टल का द्रव्यमान कितना है, mt इजकल टू 2 kg। ठीक है। पिस्टल का तो 2 kg दिया ही गया था। गोली का प्रारंभिक वेग u1 तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2, ये क्रमशः दोनों ही क्या है, शून्य है, क्योंकि इसका जो है प्रारंभिक वेग अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए ये शून्य है। अर्थात u1 माइनस u2 इजकल टू 0। गोली का अंतिम वेग जो है वो v1 इजकल टू प्लस 150 मीटर पर सेकेंड। गोली की दिशा, गोली का अंतिम वेग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो क्योंकि पिस्टल का हमको निकालना है, तो गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक है। अगर गोली जो है वो बाएं से दाएं की तरफ जा रही है तो जो परिपाटी अगर वो यूज़ करिए तो वो धनात्मक ली गई है। माना कि जो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग है, प्रतिक्षेपित रिवर्सिबल जो होगा वो v है। ठीक है। प्रतिक्षेप करने वाला, जब उसको गोली को यहाँ से जो है उसको प्रतिक्षेप किया जा रहा होगा, उसको फेंका जा रहा होगा, तो वो जो है वो v है। गोली छूटने के पहले गोली का जो पिस्टल है उसका कुल संवेग क्या होगा, छूटने के पहले, उसके बाद फिर गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग, ये यहाँ पे पूछा गया। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है 2 प्लस 0.2 kg हो जाएगा। 2 किसका है, वो पिस्टल का हो जाएगा, और जो है 0.02 वो किसका है, गोली का हो जाएगा। और ये इनका प्रारंभिक वेग है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब जाहिर सी बात है 0 ये है तो सारा का सारा संवेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि संवेग का क्या है, mv होता है, और mv में जो संवेग बराबर जो है वो mv होता है। तो mv में मिली m तो हमने दे दिया, लेकिन v हमारा प्रारंभिक वाला शून्य था, तो टोटल संवेग जो है शून्य हो गया। अब गोली छूटने के बाद कुल संवेग क्या होगा, तो गोली छूटने के बाद कुल संवेग, गोली का यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया गया, और उसके बाद ये वाला जो है ये चाल दे दी गई, अंतिम चाल दे दी गई। ठीक है।
तो ये वाला जो द्रव्यमान था वो गोली का था और ये वाली गोली की चाल थी, और ये दूसरा वाला जो द्रव्यमान है वो पिस्टल का जो है द्रव्यमान है, और पिस्टल की हमको मिली, पिस्टल के जो पीछे जो मूवमेंट है उसका अंतिम वेग, उसी को ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मेनली जो आएगा वो 3+2v, ये जो है ये 2v हो जाएगा ना, 3+2v, इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और फिर उसके बाद +2v आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे इनको इसको सॉल्व नहीं किया। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद का कुल संवेग जो है वो गोली छूटने के पहले का कुल संवेग। यहाँ पे देखिए संवेग संरक्षण नियम के अनुसार अगर देखें तो गोली छूटने के बाद का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का कुल संवेग। तो क्या हो जाएगा, 3+2v जो है ये बाद गोली छूटने के बाद का कुल संवेग है, और बराबर पहले वाला क्या था, 0 था। फिर यहीं से ही हम v निकाल लेंगे, तो v है प्लस में, ये यहाँ पे है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 2 से जब 3 को जो है डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है 1.5 वो भी माइनस का आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस का चिन्ह लग ही गया था। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं और प्रक्षेपित हो रहा है। तो यही तो हो रहा है, गोली आगे की तरफ जा रही है, पिस्टल पीछे की तरफ धक्का दिया उसका जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर में भी, प्रक्षेपण से पहले वाली सिचुएशन ये है जब 0 है, प्रक्षेपण के पश्चात गोली आगे गई और प्रक्षेपण के पश्चात जो पिस्टन है वो धक्का होकर के पीछे की तरफ चला गया, इस वजह से इसे माइनर है। ये पिस्टल का प्रक्षेपण था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी 5 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। ठीक है, लड़की है यहाँ पे, सॉरी, गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी के जो पहिए हैं वो कैसे हैं, घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का जो वेग है वो क्या होगा, और मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल अगर कार्य नहीं कर रहा है तब क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये लड़की है, जो इसकी जो गाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, वो स्केटिंग बोर्ड की तरह ही है। तो ये इसका जो है इसका भी वेट दिया गया है, इसकी स्पीड दे दी गई है, और इसका जो है इसका लड़की का जो वेट है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो लड़की गाड़ी पर यहाँ पे कूद रही है, इस पर अभी ये चढ़ रही है, और सेकंड वाली पिक्चर में देखिए ये चढ़ करके इसको चलाने भी, इसको बैलेंस इसने कर लिया है। तो इसका हमें इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। इसमें हमें करना क्या होगा, तो यहाँ देखिए लड़की तथा गाड़ी का जो लड़की के कूदने से पहले जो कुल संवेग है वो क्या है, 40 किलोग्राम, वो mv से ही हम निकालेंगे 40 किलोग्राम लड़की का, क्योंकि ये लड़की का गाड़ी तथा लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग क्या है। तो जो है 40 किलोग्राम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो जाएगी, प्लस 3 kg किसका था, गाड़ी का था, और उसकी कोई प्रारंभिक वेग, क्योंकि अभी वो उस पर कूद रही है, अभी वो चल नहीं रही है। फिर दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इसका किया 5 0 से 0, 5 4 से 20, तो 200 हो गया, और इसका जो है इसी बात है, इसका 3 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। तो 200 ग्राम 200 kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माना कि लड़की की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की जो है उसका वेग v है, और इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग जो है वो कितना हो जाएगा, तो 40 + 3 हो जाएगा, गाड़ी तथा लड़की दोनों का संवेग। तो यहाँ पे मेनली आपको देखना है कि पहले तो इनका जो है ये इनका वेट हो जाएगा 40 + 3, ठीक है, kg, और फिर उसके बाद ये जो इनका जो अंतिम वेलोसिटी है दोनों ही की नहीं पता ना, इसलिए इसको हमने v रख दिया है। तो दोनों का जो हमने निकाला तो इसमें 43v kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान होंगे। अगर दोनों ही कंडीशन में देखा जाए तो कुल संवेग जो होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो 43v = 200। भाई देखिए ये वाला जो पोर्शन था ये अंतिम संवेग था, ये प्रारंभिक संवेग की जो है वैल्यू आई थी, तो दोनों को ही यहाँ पे इन्होंने कहा बराबर होंगे। तो v = 43 जब नीचे आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये वेलोसिटी v की अंतिम वेग जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकेंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। तो ये हो गया इनकी जो वैल्यू हो गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 60 kg है, तथा वह 5.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति में था। ठीक है, जबकि जो दूसरा खिलाड़ी है जिसका द्रव्यमान 55 kg है तथा वह 6.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस
किस दिशा में और किस वेग से गति करेंगे। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल जो है वो नगण्य है। तो यहाँ पे घर्षण बल तो नगण्य है, तो अब हल करके देखते हैं। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं ओर दौड़ रहा है। परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की दिशा जो है वो धनात्मक होती है और दाएं से बाएं की जो गति है वो ऋणात्मक लेते हैं। प्रतीक M तथा U दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक द्रव्यमान और वेग को इन भौतिक राशियों को पर अधोलिखित संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम और द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों की दर्शाती हैं। तो देखिए M1 जो है वो पहले खिलाड़ी का जो द्रव्यमान है वो 60 kg है और उसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और वही दूसरे खिलाड़ी का जो है द्रव्यमान है वो 55 kg है और उसका जो वेग है वो -6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की वजह से है। ठीक है, टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग कितना था, तो 60 kg टक्कर से पहले की बात की जाएगी तो 60 kg इंटू +5 मीटर पर सेकेंड और +55 kg माइनस मीटर पर सेकेंड। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो आया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माना कि दोनों खिलाड़ियों की टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है, तो टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी अभी पहले तो जब टक्कर से पहले की जो आया है संवेग वो ये है, जब दोनों खिलाड़ी जो है वो टकरा जाते हैं उसके बाद वो उलझ जाते हैं तब उनकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या फ़र्क आएगा, और टक्कर के बाद कुल संवेग जो है मतलब वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी और कुल संवेग जो होगा वो कैसे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो टकराने के बाद दो हॉकी खिलाड़ी, तो देखिए कुल संवेग तब क्या होगा, तो M1 + M2 इंटू v कर देंगे। ठीक है, तो M1 कितना है 60 है प्लस पहले वाले का द्रव्यमान और दूसरे वाले का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया हमने और v यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 115 v किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले तथा बाद के संवेगों की समानता कर दी जाती है। तो v इजकल टू क्या किया जाएगा -30/115v, यही तो किया जाता है जब समानता की जाती है। देखिए समानता के लिए हमेशा क्या किया जाता है, जो पहले वाला इनका जो था वो क्या था -30 था। ठीक है, तो प्रारंभिक या तो ऐसे किया जाता है अंतिम माइनस जो अंतिम बराबर अंतिम जो है वो कितना है 115v है, ये बराबर कितना कर दिया जाएगा -30 कर दिया जाएगा। अब v मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा 30/1 जो है -30/115 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ही आएगा 0.26 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम के बारे में जान लेते हैं। संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय, ये सब यहाँ पे ये संरक्षण के नियम बताए गए हैं कि संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, तो आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटेड हैं। ठीक है, तो ये स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इन्हें प्रयोग के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं, इसको सत्यापित कर रहे हैं या फिर इसको खंडित कर रहे हैं, तभी हम कर सकते हैं, कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिमाण उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिमाण या परिणाम जो है वह इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। एक भी अगर प्रयोग, क्योंकि प्रयोग अगर गलत किया जा रहा है तभी हम जो है उस नियम को हम खंडित कर सकते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया और इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था और इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जितने भी संरक्षण के नियम पढ़ते हैं वो सब जो है डेली रूटीन में जो हम लोग कार्यरत जो चीज़ें होती हैं उसी के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर मेनली करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर अगर अभी तक के तीन शताब्दियों से पूरा चलता आ रहा है, अगर अभी भी किसी प्रयोग के आधार पर अगर कुछ ये जो संरक्षण का नियम गलत साबित हो रहा है तब हम इसका खंडन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।